वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वाटर साइकिल के। लास्ट वीडियो में हम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन साइकिल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से वीडियो देख सकते हैं। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वाटर साइकिल बहुत ही आसान टाइप की साइकिल है। अगर हम इसको डिस्कस करें तो ये वाटर की साइकिल हो गई। ठीक है, वाटर जो है कैसे मूवमेंट करता है या फिर कैसे इसकी साइकिलेशन होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, वाटर जो है ये हो गया। यहाँ पे अगर हम स्टार्ट करें कि ये वाटर ओशंस के अंदर है। ठीक है, ओशन से ये क्या जाएगा, ओशन से ये जा सकता है, इसका प्रेसिपिटेशन हो सकता है। ठीक है, इवेपोरेशन हो सकता है या फिर इवेपोरेशन हो सकता है। इवेपोरेशन के बाद क्या होगा, क्लाउड्स फॉर्मेशन होगी, कंडेंसेशन होगी। इससे क्या होगा, वापिस से क्या हो सकता है, प्रेसिपिटेशन करके ये लैंड के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, प्रेसिपिटेशन करके लैंड के ऊपर आ जाएगा। अब लैंड के ऊपर जो वाटर आया है, या तो ये इनफिल्ट्रेशन होके ग्राउंड वाटर के अंदर चला जाएगा, या तो ये सरफेस आउटफ्लो होके अगेन ओशंस के अंदर, रिवर्स के अंदर चला जाएगा, या फिर ये सोइल के अंदर चला जाएगा। वेजिटेशन इसको यूज कर लेगी। इसके बाद या तो जो सरफेस होगा उससे इवेपोरेशन हो सकती है। ठीक है, या तो प्रेसिपिटेशन से इवेपोरेशन हो सकती है, या तो ट्रांसपिरेशन हो सकती है वेजिटेशन से। ठीक है, वो भी इवेपोरेशन ही होगी, या फिर सोइल से इवेपोरेशन हो सकती है, या फिर इवेपोरेशन हो सकती है रिजर्वोयर से। ठीक है, रिजर्वोयर से भी इवेपोरेशन होके, तो ये सारी इवेपोरेशन हुई है लैंड से। लैंड से इवेपोरेशन होके ये सारी कैसे कहाँ चली जाएगी, ये चली जाएंगी क्लाउड फॉर्मेशन के। एंड ये सब भी क्या होंगे, ये सब भी क्लाउड फॉर्मेशन में चली जाएगी। क्लाउड फॉर्मेशन के बाद, कंडेंसेशन के बाद अगेन प्रेसिपिटेशन होगी, वाटर वापस आ जाएगा। ये प्रेसिपिटेशन कुछ वाटर ओशंस के अंदर आ जाएगा, कुछ लैंड के ऊपर आ जाएगा, लैंड से कुछ ग्राउंड वाटर के अंदर चला जाएगा, एंड कुछ आउटफ्लो हो जाएगा, कुछ इनफ्लो हो जाएगा। तो ये सब जो है चलता रहता है। ठीक है, ऐसे इस साइकिल के अंदर वाटर जो है वो मूव करता है। अब अगर हम इसको स्टेप वाइज देखें कि कैसे इसका क्या सोर्सेज होंगे वाटर के, एंड क्या क्या यूटिलाइजेशन होगी, इंपॉर्टेंस क्या होगी वाटर की। सबसे पहले तो वाटर जो है इंडिस्पेंसिबल फॉर लाइफ है। ठीक है, इट इज एन इसेंशियल नीड ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये दोनों के लिए ही एक इसेंशियल नीड है। चाहे वो प्लांट्स की बात करें, चाहे वो एनिमल्स की बात करें, दोनों के लिए एक इसेंशियल नीड होती है। Every organism contain water about 60 to 90% of the body weight. बॉडी वेट का 60 टू 90% वाटर हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। इट इज रिक्वायर्ड फॉर द वर्किंग ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स की वर्किंग के लिए, यानी कि बड़े साइज के जो मॉलिक्यूल्स हैं, एंड एज अ गुड आयोनाइजर होता है। ये मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन करता है, सोल्यूबलाइजेशन करता है केमिकल्स का, एंड फॉर सेवरल केमिकल रिएक्शंस जैसे कि हाइड्रोलिटिक डाइजेशन हो गया ऑफ पॉलीमेरिक न्यूट्रिएंट्स, फोटोसिंथेसिस हो गया, सबके अंदर ही वाटर यूज होता है। तो वाटर जो है एक इसेंशियल कंपोनेंट है या फिर एक इसेंशियल नीड है सबके लिए, ऑर्गेनिजम्स के लिए। इट इज ऑल्सो एक्ट एज द हैबिटेट फॉर हाइड्रोफिटिक एंड मैनी एक्वेटिक प्लांट्स। ये हैबिटेट की तरह भी एक्ट करता है। इसके अलावा ये जियोलॉजिकल चेंज का भी एक एजेंट माना जाता है, एंड एनर्जी ट्रांसफर एंड यूज का भी एक एजेंट की तरह ये काम करता है। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्वॉल्विंग इन कन्वर्टिंग आइस टू वाटर, जैसे कि यहाँ पे 80 किलो कैलोरीज पर ग्राम ऑफ रेजिंग वाटर टेम्परेचर 1 किलोग्राम कैलोरीज पर ग्राम पर सेल्सियस, एंड वेपराइजेशन इट, इसको वेपराइजेशन करके ये 536 किलो कैलोरीज पर ग्राम make water a factor of neutralizing heat radiation of sunlight, so act as temperature buffer। ये टेम्परेचर बफर के भी अंदर भी एक्ट करता है, इन्वॉल्विंग लाइफ के अंदर भी। ठीक है, टेम्परेचर बफर की तरह भी टेम्परेचर को एक तरह से टेम्परेचर को बोल सकते हैं रेगुलेट करके ये रखेगा। ठीक है, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है, जो आइस टू वाटर के अंदर यूज होगी ऑफ रेजिंग वाटर टेम्परेचर एंड वेपराइजिंग इस, वो क्या होती है, एक वाटर को एक ऐसा फैक्टर बनाती है, एक फैक्टर ऑफ न्यूट्रलाइजिंग हीट रेडिएशन ऑफ सनलाइट ही बना देती है। तो ये टेम्परेचर बफर की तरह भी एक्ट करता है।
तो वाटर की अगर हम बात करें इसेंशियल नीड होती है, अबाउट 60 to 90% बॉडी वेट का होता है हर एक ऑर्गेनिज्म का। बहुत सारी बोल सकते हैं हम रिएक्शंस के अंदर भी रिक्वायर्ड होता है, जैसे कि वर्किंग ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, ये गुड आयनाइजर होता है, बफर सिस्टम की तरह एक्ट करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है मटेरियल्स का, सोल्यूबलाइजेशन करता है केमिकल्स की, एंड केमिकल रिएक्शन जैसे कि हाइड्रोलिटिक डाइजेशन होता है पॉलीमेरिक न्यूट्रिएंट्स का, फोटोसिंथेसिस होता है, बहुत सारे हाइड्रोफाइट्स के लिए, एक्वेटिक प्लांट्स के लिए एंड एक्वेटिक एनिमल्स के लिए ये एक हैबिटेट की तरह एक्ट करता है, जियोलॉजिकल चेंज की तरह एक एजेंट है, एनर्जी ट्रांसफर एंड यूज के लिए एक एजेंट है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद टाइप ऑफ वाटर साइकिल की अगर हम बात करें, दो टाइप की वाटर साइकिल होती है। एक होती है ग्लोबल वाटर साइकिल नॉट इन्वॉल्विंग लाइफ, ये लाइफ इन्वॉल्व नहीं करती है, एंड बायोलॉजिकल वाटर साइकिल जिसके अंदर लाइफ इन्वॉल्व होती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल वाटर साइकिल नॉट इन्वॉल्विंग लाइफ। तो ग्लोबल वाटर साइकिल के अंदर क्या होगा, वाटर इवेपोरेट्स इनटू एटमॉस्फेयर फ्रॉम सी लेक्स वाटर, जो भी वाटर बॉडीज होंगी, वाटर बॉडीज से वहां से वाटर इवेपोरेट होके एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। इट इज एस्टिमेटेड दैट 4.46 into 10 raised to power 20 grams of water gets evaporated and precipitated annually. More than 75% of the total evaporation occurs from oceans। ठीक है, oceans से सबसे ज्यादा वाटर का इवेपोरेशन होता है। It is further estimated that about 95% of the Earth's water is bounded in the lithosphere and sedimentary rocks, and only 5% is actually or potential free in the circulation, out of which 99% in the atmosphere। ठीक है, टोटल वाटर की अगर हम बात करें, 95% ऑफ द अर्थ वाटर ये लिथोस्फीयर के अंदर बाउंड रहता है या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर बाउंड रहता है, और जो 5% यहाँ पे बच गया है ये एक्चुअली और पोटेंशियली फ्री होता है एंड ये सर्कुलेट करता है, एंड इसमें से भी 99% जो है वो ओशंस के अंदर होता है। but the atmosphere can hold only 0.13 into 10 raised to power 20 grams of water vapors at any time, so the atmosphere must be replenished with water vapors 34 times in a year approximately after every 11 days। ठीक है, every 11 days के अंदर ये क्या किया जाता है, रिप्लेनिश किया जाता है। इसको बोल सकते हैं जैसे ये वाटर वेपर्स की फॉर्म में गया, ये क्या हो जाएगा, ये कंडेंस हो जाएगा या फिर ये क्लाउड्स फॉर्मेशन कर लेगा एंड ये वापस से अर्थ के ऊपर आ जाएगा। The clouds thus formed are blown over to land, here they are cooled from the rain, hail and snow। ठीक है, ये क्या होते हैं, अब जो क्लाउड्स की फॉर्मेशन ये करते हैं वाटर वेपर्स, वो क्या होंगे, वो ओवर द लैंड प्रेजेंट होते हैं, एंड यहाँ पे अगर ये कोल्ड होते हैं तो ये रेन की फॉर्म में, हेल की फॉर्म में, स्नो की फॉर्म में अर्थ के ऊपर वापस आ जाते हैं। पार्ट ऑफ रेन फॉल्स इनटू ओशंस। ठीक है, इसमें भी से भी क्या होता है, कुछ पार्ट जो होता है रेन का वो ओशंस के अंदर वापिस से आ जाता है। सम वाटर फॉल इनटू ग्राउंड, कुछ वाटर ग्राउंड के ऊपर चला जाता है। रन ऑफ वाटर इज फाइनली कलेक्टेड इन द ओशंस मेकिंग इट्स वे थ्रू पोन्ड्स, रिवर्स एंड सी में गया, पोन्ड में गया, रिवर्स में गया, एंड ऑटोमेटिकली वो ओशंस के अंदर कलेक्ट हो जाता है। Water from those water bodies may percolate in the soil reaching the permanent zone, जिसको ग्रेविटेशनल वाटर बोलेंगे, एंड कुछ वाटर क्या होगा, वाटर बॉडी से परकोलेट होके ये ग्रेविटेशनल वाटर के अंदर चला जाएगा। वाटर इज ऑल्सो अवेलेबल ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ स्नो। इसके अलावा जो मेल्टिंग होती है स्नो की, उसमें भी वाटर जो है वो क्या होता है, वो जो है फ्लो होके आता है। A large amount of water remains underground as well as in the form of perennial show in the polar regions, perennial snow in the polar region and mountains peaks above the snow line। and large amount of water जो है वो अंडरग्राउंड रहता है। इसके अलावा कुछ जो वाटर होता है वो पेरिनियल स्नो की फॉर्म में पोलर रीजन्स के अंदर या फिर माउंटेन पीक्स के ऊपर जमा रहता है। The evaporation from these water bodies return the water to the atmosphere। अब ये जब वाटर इवेपोरेट होगा, इसका इवेपोरेशन होगा, तो ये वाटर वापिस से एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। द एनर्जी फॉर द ग्लोबल वाटर साइकिल प्रोवाइडेड बाय सनलाइट। ठीक है, क्योंकि इवेपोरेशन किसके थ्रू हो रहा है, जो एनर्जी यूज हो रही है वो सनलाइट ही होती है। सो ग्लोबल साइकिल इन्वॉल्व्स द इंटरचेंज बिटवीन अर्थ
सरफेस एंड द एटमोस्फियर वाया प्रेसिपिटेशन एंड इवेपोरेशन। ठीक है, प्रेसिपिटेशन में वाटर नीचे आएगा, इवेपोरेशन में वाटर इवेपोरेट होकर ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये जो सर्कुलेशन है इवेपोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन का जो अर्थ सरफेस एंड एटमोस्फियर के बीच में, यही ग्लोबल साइकिल या वाटर की ग्लोबल साइकिल होती है। cycle is in the cycle is a steady state one because total precipitation is balanced by total evaporation and जैसे कि हमने देखा था ऑक्सीजन साइकिल डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहती है। ये कैसे रहता है, ये स्टैटिक रहती है, स्टैटिक स्टेट में रहती है, स्टेडी स्टेट में रहती है। फिर इसके अंदर क्या होगा, स्टेडी स्टेट के अंदर टोटल प्रेसिपिटेशन जो है वो टोटल इवेपोरेशन के थ्रू बैलेंस कर लिया जाएगा। ठीक है, ये क्या कर लिए जाते हैं, बैलेंस कर लिए जाते हैं। इसके बाद सेकंड आता है यहाँ पे बायोलॉजिकल वाटर साइकिल, जिसके अंदर लाइफ इन्वॉल्व होती है। इसके अंदर क्या होता है, लाइफ इन्वॉल्व होगी इन दिस साइकिल, अंडरग्राउंड वाटर एक्ट एज स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये क्या होगा, अंडरग्राउंड वाटर जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट की तरह एक्ट करेगा। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म टेक वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग, एंड जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होंगे वो सराउंडिंग से वाटर ले लेंगे। द प्लांट्स एंड मे टेक वाटर फ्रॉम दिस वाटर बॉडीज एंड मे also from the soil, while animals may take water from the plants and which they eat, or consume water from the different water bodies or the gravitational water directly। ठीक है, प्लांट्स क्या कर सकते हैं, या तो जो वाटर आया है ले लिया, वो वाटर ले लिया वाटर बॉडी से, या फिर सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब कर लिया। एनिमल्स क्या करेंगे, या तो उन वाटर जब उन प्लांट पार्ट्स को खाएंगे तो या तो वाटर वहां से ट्रांसफर हो सकता है, या तो वो क्या कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल वाटर से या फिर वाटर बॉडी से कंज्यूम कर सकते हैं। तो एनिमल्स ऐसे यूज करेंगे इस वाटर को। आफ्टर द डेथ एंड डिके ऑफ द दीज ऑर्गेनिज्म द वाटर इज अगेन मेड अवेलेबल। जब इन एनिमल्स की डेथ एंड डिके हो जाएगी, वाटर डिकम्पोजिशन की प्रोसेस में रिलीज होगा, तो अगेन ही क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। Animals release the water into air by respiration in the form of vapors or to the soil as फ्लूइड एक्सक्रीशन। ठीक है, एनिमल्स कैसे करते हैं वाटर को रिलीज, वाटर को रिलीज करेंगे या तो ये एयर के अंदर रिलीज कर सकते हैं रेस्पिरेशन की प्रोसेस के ड्यूरिंग, या फिर ये क्या कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स और सोइल एज फ्लूइड एक्सक्रीशन। ठीक है, फ्लूइड एक्सक्रीशन करेंगे तो सोइल के अंदर चला जाएगा। plants lose most of the water by the process of transpiration। जो evaporation होता है plants के अंदर, transpiration होता है plants के अंदर, most of the water plants उसके अंदर lose कर देते हैं। water vapors thus formed enter the global water cycle and form cloud। तो जो भी water vapors या फिर ये water available हो गया है वापस से यूज होने के बाद, ये एटमोस्फियर में evaporation के थ्रू चला जाता है, एंड वाटर वेपर्स जो है ये एंटर कर जाते हैं देन ग्लोबल वाटर साइकिल के अंदर एंड क्लाउड्स की फॉर्मेशन कर लेते हैं। रेन एड्स वाटर टू द सोइल एंड रिजर्वोयर, एंड वापिस से जब प्रेसिपिटेशन और रेन होगी तो ये क्या हो जाएगा, सोइल के अंदर एंड वाटर बॉडीज के अंदर या फिर रिजर्वोयर्स के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। फ्रॉम दिस वाटर इज अगेन मेड अवेलेबल टू प्लांट, एंड ये वाटर फिर से प्लांट्स के लिए अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सोइल के अंदर चला गया, रिजर्वोयर के अंदर चला गया, वहां से प्लांट्स इसको वापिस से एब्सॉर्ब कर सकते हैं। So there is an exchange of water between the global water cycle and biological water cycle। ठीक है, ग्लोबल एंड बायोलॉजिकल वाटर साइकिल के बीच में भी क्या चलता रहता है, एक्सचेंज चलता रहता है। तो ये होगी बायोलॉजिकल वाटर साइकिल। अब वाटर साइकिल के अंदर इसमें अगर हम अगेन देखें तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे बायोलॉजिकल वाटर सिस्टम की, तो अंडरग्राउंड वाटर या फिर वाटर बॉडी से इन्होंने या फिर प्लांट से इन्होंने वाटर लिया, उसका फर्दर क्या हो जाएगा, उसका फर्दर सबका इवेपोरेशन हो जाएगा, सबका इवेपोरेशन होके लैंड इवेपोरेशन इसको हम बोलेंगे, एंड ये कहाँ चला जाएगा, ये क्लाउड फॉर्मेशन के अंदर चला जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं ग्लोबल साइकिल के अंदर ये इंक्लूड हो जाएगा। या फिर हम बोल सकते हैं अर्थ के सरफेस से, ओशन से जो वाटर इवेपोरेट होके जाएगा वो भी क्या करेगा, क्लाउड की फॉर्मेशन करेगा। जैसे ही क्लाउड्स कूल होंगे, कूल डाउन होंगे तो प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में आ जाएंगे, या फिर स्नो होगी उससे भी वाटर फ्लो होके वो आ जाएगा, वाटर बॉडीज के अंदर आ जाएगा, कुछ वाटर ग्रेविटेशनल वाटर के अंदर चला जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं अंडरग्राउंड चला जाएगा, कुछ इसको प्लांट्स यूज कर लेंगे, एंड इसके बाद ये कुछ जो है ओशंस के अंदर चला जाएगा। तो ये फ्लो जो है ग्लोबल वाटर साइकिल का एंड बायोलॉजिकल वाटर साइकिल का एक्सचेंज चलता रहता है, एंड वाटर इस वे में फ्लो करता रहता है। एंड इसके अलावा जो टोटल प्रेसिपिटेशन है एंड टोटल इवेपोरेशन है वो भी एक स्टेडी स्टेट के अंदर रहता है। तो ये हो गई यहाँ पे वाटर साइकिल। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सल्फर एंड फॉस्फोरस साइकिल के बारे में।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।